लेह को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग आखिरकार 10 साल में बनकर तैयार हो गई। पहले इसे 6 साल में बनाकर तैयार किया जाना था, लेकिन बाद में 4 साल और अधिक टाइम बढ़ गया। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाई गई इस टनल का उद्घाटन कर देशवासियों को समर्पित किया। क्या क्या खासियत है इस टनल की और इस प्रोजेक्ट को लेकर किसने किस पर निशाना साधा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टनल का सपना हुआ पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का किया उद्घाटन। पीएम ने देशवासियों को समर्पित किया अटल टनल। भारत सरकार ने पीर पंजाल की पहाड़ी को काटकर अटल टनल का निर्माण किया है। अटल टनल 1.5 से 2 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ के नीचे बनकर तैयार हुआ है। अत्यधिक आधुनिक तकनीक से बनकर तैयार हुए अटल टनल में 15,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जबकि 2,37,596 मीट्रिक टन सीमेंट की खपत हुई। बता दें कि बीआरओ की माने तो ये टनल बहुत ज्यादा मजबूत है और किसी भी परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखती है। तो वहीं कड़ाके की सर्दी और कई फुट तक जमी बर्फ में भी लाहौल स्पीति घाटी अलग थलग नहीं पड़ेगी। ऐसा मुमकिन हो रहा है समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर बनी अटल टनल से। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह टनल देखने में घोड़े की नाल का आकार का है। लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा यह टनल पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगा। इससे पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग अलग रहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को अटल टनल का उद्घाटन करने पहुंचे। इस टनल की बनावट से लेकर इसमें से वाहनों के गुजरने और इसकी निगरानी को लेकर काफी हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। इस टनल की निर्माण लागत करीब 3200 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 6 साल से कम समय में होना था, लेकिन इसे पूरा होने में लगभग 10 साल का वक्त लग गया। अब बात करते हैं अटल टनल की खासियत की। दरअसल मनाली से लेह को जोड़ने वाली अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इसके अलावा इस सुरंग में हर 60 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सुरंग के अंदर हर 500 मीटर की दूरी पर आपातकालीन निकास बनाए गए। सुरंग के अंदर फायर हाइड्रेंट भी लगाए गए हैं। सुरंग की चौड़ाई 10.5 मीटर है। इसमें दोनों ओर 1-1 मीटर के फुटपाथ भी बनाए गए हैं। 10 साल में बनकर तैयार हुई अटल सुरंग 10,000 फीट से ज्यादा लंबी है। हाईटेक सिस्टम से लैस है टनल। मनाली से लेह जाने में बचेंगे अब 5 घंटे, दिल्ली से जाने में लगेंगे 13 घंटे। इसके अलावा भारी भूकंप के झटकों से भी अटल टनल सुरक्षित रहेगी, यानी कि इसमें सफर करना बेहद सुरक्षित माना जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी बनावट की। दरअसल अटल टनल की बनावट कुछ अलग सी है। यह टनल घोड़े की नाल के आकार की है। यह 8 मीटर सड़क मार्ग के साथ सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली टनल है। इसकी ओवरहेड निकासी 5.525 मीटर है, यानी कि लगभग 6 मीटर। यह लगभग 10.5 मीटर चौड़ी है। इसमें 3.6 गुणे 2.25 मीटर फायर प्रूफ आपातकालीन निकास टनल भी है, जिसे मुख्य टनल में ही बनाया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये टनल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इससे हमारे देश के सैनिकों को क्या फायदा मिलेगा। ये टनल, ये सुरंग महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल टनल रक्षा की नजर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि सामरिक नजर से इसकी महत्वपूर्णता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इससे मनाली और लेह के बीच दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही लाहौल स्पीति के निवासियों को सर्दियों में इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अटल टनल के खुलने से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख के बीच हर मौसम में सुचारू रहने वाला मार्ग मिल जाएगा, यानी कि कोई भी मौसम आप आ जा सकेंगे। खासतौर पर जो लोग रक्षा से जुड़े हुए हैं, यानी कि आर्मी और हमारी फौजें आ जा सकेंगी, उनके ट्रक वहां से गुजर सकेंगे। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने तक इस हिस्से का देश के
दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट जाता है। और यह सुरंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी। इसके शुरू होने से लद्दाख का इलाका साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। सैन्य दृष्टिकोण से अहम है यह सुरंग। अटल सुरंग को सैन्य रसद के लिए काफी अहम माना जा रहा है। यह लद्दाख जाने वाले 2 प्रमुख मार्गों में से एक पर है। मौजूदा समय में मनाली की ओर से सैनिक आवाजाही सिर्फ जून से नवंबर तक ही हो पाती थी, लेकिन अब यह सभी महीने में खुली रहेगी। सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके चलते सैन्य आवाजाही में करोड़ों रुपए की साफ तौर पर बचत होगी। अटल टनल बनने के बाद मनाली के पास सोलांग घाटी से लाहौल के सिसु के बीच की दूरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को अटल टनल का उद्घाटन किया। यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग बताई जा रही है। इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। तो वहीं इस अटल टनल को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी हो गए और अटल टनल को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। अटल टनल के बहाने कांग्रेस पर निशाने। पीएम मोदी ने जमकर राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दिया जवाब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में कहा कि अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया, तो वहीं सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया और कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी की। अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साधा। उन्होंने अटल टनल को लेकर यह निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि पीएम जी अकेले टनल में हाथ हिलाना छोड़ो, अपनी चुप्पी तोड़ो और सवालों का सामना करो। देश आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है। उन्होंने इसके साथ ही ट्विटर पर अपना एक वीडियो भी साझा किया। भारत माता की बात करते हैं। भारत माता के 1200 स्क्वायर किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने चाइना को दे दिए अपनी इमेज बचाने के लिए। रियलिटी मानो ना मानो, इसके बारे में नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? आप कभी बुलाइए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे खुल के बुलाइए, बात कीजिए उनसे। वो आपसे इतना डरते क्यों? तो चलिए अब बताते हैं कि आखिर क्यों अटल टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर क्यों रखा गया और इसके पीछे क्या है पूरा इतिहास। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के नाम पर अटल टनल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था टनल बनाने का फैसला। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब 3 जून 2000 को रोहतांग दर्रे के नीचे एक स्ट्रेटेजिक टनल का निर्माण करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। टनल के दक्षिण पोर्टल की पहुंच रोड की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने प्रमुख भूवैज्ञानिक, भूभाग और मौसम की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत की। इनमें सबसे कठिन प्रखंड 587 मीटर लंबे सेरी नाला फाल्ट जोन शामिल है। दोनों छोर पर सफलता 15 अक्टूबर 2017 को मिली। अब आपको हम बताते हैं अटल टनल रोहतांग का पूरा इतिहास। दरअसल 28 जून 2010 को रोहतांग टनल का शिलान्यास किया गया था। लगभग 9.5 किलोमीटर लंबी अटल टनल के दोनों छोर अक्टूबर 2017 में जुड़े, यानी कि एक लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ा। इसके अलावा 25 दिसंबर 2019 को सुरंग का नाम अटल टनल रोहतांग तय किया गया। इसके बाद 3 अक्टूबर 2020 में राष्ट्र को टनल समर्पित कर दिया गया। तो सरकार की उपलब्धियों में
पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के नाम पर अटल टनल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था टनल बनाने का फैसला। और भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर मुंह की खा रही चीन हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल के उद्घाटन से बौखला गया। कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने न केवल टनल पर सवाल उठाए हैं बल्कि उसे बर्बाद करने की भी धमकी दी है। को पस्त करने वाला टनल। भारत अब चीन को देगा उसी की भाषा में जवाब। अटल टनल से चीन का छूटा पसीना। फिर हड़बड़ाया चीन। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। अब अटल टनल से बौखलाया चीन। ग्लोबल टाइम्स ने दे डाली गीदड़ भभकी। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वो सीमा विवाद के शांतिपूर्ण हल की बात करता है तो दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को धमकाता है। अखबार के संपादक कई बार युद्ध की धमकी दे चुके हैं। ग्लोबल टाइम्स चीनी सरकार का मुखपत्र है, ऐसे में जाहिर है उसमें छपने वाली हर खबर सरकार का दृष्टिकोण दर्शाती होगी। अटल टनल को लेकर बयानबाजी ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि बीजिंग के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। चीन की गीदड़ भभकी वाला लेख। संयम बरते भारत। अटल सुरंग का युद्ध के समय कोई फायदा नहीं होगा। चीन की सेना के पास ऐसे साधन हैं जिससे इस सुरंग को बेकार किया जा सकेगा। भारत को संयम बरतना चाहिए और उकसावे से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा रास्ता न क्षमता को बढ़ाए। चीन अभी भी गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा। एक बात तो साफ है कि मोदी काल में बनाए गए इस अटल टनल से चीन को काफी बेचैनी हो रही है, लेकिन अब भारत भी चीन को करारा जवाब देने में पीछे नहीं हटने वाला। तो वहीं लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव पिछले कुछ महीनों से जारी है। दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है। ऐसे में इस तनाव को देखते हुए दोनों ओर से लगातार सैनिक बढ़ाए भी गए। इस बीच भारत इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में जुटा है। चीन के खिलाफ यह उसका अहम हथियार कहा जा रहा है और इस बात को चीन भी अच्छी तरीके से समझ रहा है कि भारत का यह ट्रम्प कार्ड है। न्यूज डेस्क, नेशनल वॉइस। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बने रहिएगा नेशनल वॉइस के साथ। यहां से बनते हैं सियासी समीकरण। यहीं से तैयार होता है चुनावी रण। यहीं से बात होती है जनता के सरोकार की और सरकार की। हम आपको दिखाएंगे खबरों का असल पथ। सत्य पथ विवेक पाठक के साथ सिर्फ नेशनल वॉइस पर। राजनीति, समाज, शहर, गांव, यूपी है देश की शान। आप हैं यूपी की जान और हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली में यूपी भवन में 5 मिनट में तेज रफ्तार आरसीएम मालनी। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम नए अंदाज में। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, देश की जान। पीएम मोदी के आह्वान पर
सब एक साथ। कि 21वीं सदी भारत की हो, कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आपदा में अवसर मतलब हर हाथ में काम। देश में आत्मनिर्भर विजन का बढ़ता क्रेज। वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल। नेशनल वॉइस की विशेष मुहिम। नरेंद्र मोदी जी का सपना वो है हमारा अपना। तो ये जो सपना है, सपना पूरा करने के लिए जरूर हम सब लोग कोशिश करेंगे, लेकिन अभी कोरोना को थोड़ा डाउन करने की आवश्यकता है। गरीबी रेखा से जब हम ऊपर उसको उठाएंगे तो वो आत्मनिर्भर की ओर जाएगा। हम सबका दायित्व, हम सबका फर्ज है कि देश आत्मनिर्भर कैसे बने। 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की जो परिकल्पना की है, निश्चित रूप में आत्मनिर्भर भारत उस स्वर्णिम युग में पदार्पण करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपदा से निकला अवसर अब बनेगा आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 21 अक्टूबर 2020 की सुबह का आगाज स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में भारत को अखंड बनाने के संकल्प के साथ एवं देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत होकर हुआ। हर ओर जोश और जज्बा और देशभक्ति का जुनून नजर आया। सुबह मंगलाय प्रेक्षागृह परिसर में मुख्य अतिथि पूर्व IAS और सुभारती विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती स्तुति नारायण कक्कड़ ने आजाद हिंद फौज का ध्वजारोहण किया और इस दौरान सामूहिक आजाद हिंद गान हुआ और NCC बटालियन ने ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम सावधानियों का विशेष रूप से पालन किया गया, जिसमें शारीरिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग हुआ और मंगलय प्रेक्षागृह में मात्र 100 लोग की उपस्थिति रही। 21 अक्टूबर हमारा सही रूप में अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस है और हमें इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए, पूरे देश के अंदर मनाया जाना चाहिए। जहाँ तक 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त हमारा खंडित भारत का स्वतंत्रता दिवस है, जबकि 21 अक्टूबर 1943 को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की घोषणा की थी तो हम खंडित नहीं थे, हम अखंड भारत थे। तो अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस कौन सा हुआ? 21 अक्टूबर का। ये हमारे आज हमारी जनता को याद करने की जरूरत है, हमारे छात्रों को, हमारी युवा पीढ़ी को याद करने की जरूरत है और इसको पूरे हर्षोल्लास से मनाने की आवश्यकता है। तो सुभारती इसको हर साल मनाती है। सर, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, लोग कम पहुंचे, तो आपने ऐसा क्या माध्यम अपनाया जिससे कि सब आपके जो छात्र हैं तमाम लोगों तक रीच हो, पहुंच जाए वहां तक? क्योंकि इसमें हम लोगों ने, क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल है, सरकारी नियम है, उनका पूरा हम लोगों ने पालन किया। बहुत कम लोग हम लोगों ने बुलाए थे और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उनको हमने जगह दी। लेकिन हम लोगों ने इसको सॉफ्ट मीडिया से इसको जोड़ा। हमें टीवी, सुभारती टीवी, एक हम लोगों का जो टीवी चैनल है उसके ऊपर इसका लाइव प्रसारण किया और वो बाकायदा एयरटेल पे और टाटा स्काई पर है, फिर बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वो है। हमने उसको फेसबुक से जोड़ा। तो डिफरेंट सोशल मीडिया से, ऑनलाइन मीडिया से हम लोगों ने न केवल अपने स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश की, बल्कि हमने पूरे देश की जनता को जोड़ने की कोशिश की। हमने 21 अक्टूबर को हर साल जो है अखंड भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और एक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी है सुभारती जो इसको मनाती है, क्योंकि हम लोग इसमें विश्वास रखते हैं कि जिन लोगों ने देश के लिए, पर्टिकुलरली बिफोर डिवीजन ऑफ इंडिया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगल हैंडेड बाहर जाकर के फॉरेन लैंड पे एक INA बनाई, आज़ाद हिंद फौज बनाई और उसके माध्यम से उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी सिंगापुर में, जिसको विद इन 48 आवर्स ही जैसे जापान, जर्मनी और बाकी काफ़ी कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज कर दिया था। तो वो
उनका एक इतना वहीं से फाउंडेशन ले हो गई थी कि दैट फ्रीडम एक्चुअल मायने में वही थी, उन्होंने दिलवाई थी, क्योंकि उसमें काफ़ी सेक्रीफाइस हुआ था। और जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें भी लोग जो प्रिजनर ऑफ वार थे वो लोग आए थे। और जैसे कि आपने सुना होगा डॉक्टर अतुल सर जो यहाँ के संस्थापक हैं, उन्होंने इतना विस्तार से बताया इसके बारे में, वो बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि जब वो लौट के आए तो वो सभी लोगों को साथ में लेके चलें और एक अखंड भारत बने, उसका डिवीज़न ना हो। उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया कि जैसे आपको मालूम होगा वो IAS अफसर थे, लेकिन उन्होंने IAS अफसर की जो अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंट ज्वाइन करने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था। नॉट ए सिंगल डे वो ऑफिस नहीं गए, क्योंकि उनको कुछ करना था। उनको पता था कि ये अहिंसा से नहीं होगा, इसमें आर्म्ड रेवोल्यूशन चाहिए। तो यही उनका व्यू था, यही उन्होंने शुरू से बताया था। जैसे आपको बताते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे वो 1938 1939 में, तो उनकी जो थिंकिंग थी वो अलग थी। तो उन्होंने इस तरह से सोचा कि ये जो उस समय सोच चल रही थी भारत में, उस तरह से पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो बाहर निकले और उन्होंने अंग्रेज़ों को इस तरह से डिफीट किया कि अगर आप ब्रिटिश आर्काइव जो उनका रिकॉर्ड है, तो वहाँ अंग्रेज यही बोलते हैं कि लास्ट बैटल जो इंडिया के साथ हुआ वो INA के साथ हुआ था, और एक्चुअली यही है। आगे भी सब बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ये जब ये कोहिमा पहुँचे तो उसमें वेदर बहुत ख़राब था और इनके जो सोल्जर्स थे हाफ ऑफ देम डाइड बिकॉज ऑफ सोल्जर, एयर सपोर्ट नहीं था, खाना नहीं था, तो इसलिए उस समय हालत ख़राब हो गई। और मेन रीज़न वहाँ ख़त्म होने का ये था कि उसी साल में अमेरिका ने इसमें जापान के ऊपर वो डाल दिया था न्यूक्लियर बॉम्ब डालने से क्या होगा, जापान ने सरेंडर कर दिया और जापान हमें सपोर्ट कर रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो इसलिए सारा वो हुआ। लेकिन जैसे कि डॉक्टर अतुल जी ने बताया कि जब तक जो है इंडियन की पब्लिक को पता लग गया था कि INA क्या है, ये क्या कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इतना जोश आ गया था लोगों में, और जो ट्रायल किया था INA सोल्जर्स का उससे पूरी इंडिया में पता लग गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार। राजनीति